हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हो गया है हमारे चैनल पर। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज है आपकी क्लास 3 है। आज आपकी कौन सा सब्जेक्ट की? ईवीएस की सीटेट 20 अगस्त के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास रहने वाली है गाइस। 3rd to 5th के PYQs करेंगे। ठीक है, जो भी 3rd क्लास से 5th क्लास की NCERT के क्वेश्चंस आए हैं ईवीएस में, जो भी आपके ऑनलाइन में पूछे गए हों या फिर आपके ऑफलाइन में पूछे गए हों, सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड रहेंगे इस वीडियो में। और आगे आने वाली वीडियोस में ऑनलाइन ऑफलाइन सभी चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और 20 अगस्त में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, दैट इज़ फाइनल। तो ये तो आपका फाइनल है। 3rd to 5th के NCERT से क्वेश्चंस आते हैं। 15 नंबर की NCERT से आता है, NCERT से 15 नंबर और 15 नंबर पेडागॉजी आती है। तो पेडागॉजी प्लस में NCERT एक ही वीडियो में इंक्लूड करते हुए चलेंगे। ठीक है, और ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो बार बार आते हैं, आपके से पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है? पहले सवाल में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ CCE। CCE क्या है? CCE का नेचर क्या है, यानी कि जो आपका मूल्यांकन होता है, CCE क्या है? मूल्यांकन का पार्ट है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन या फिर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भी इसको कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है वो आपको बताना है। हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। चलिए हिंदी में देखते हैं इस क्वेश्चन को। हिंदी में बोला गया है क्या? हिंदी में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सतत एवं समग्र मूल्यांकन की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। यानी कि इन 4 पॉइंट्स में से A, B, C और D, इन चारों में से कौन सा एक ऐसा है जो आपको बताता है सतत और समग्र मूल्यांकन की प्रकृति को डिस्क्राइब करता है, नेचर को दर्शाता है। तो देखते हैं सारे ऑप्शंस को और ऑड इवन करते हैं। यह पाठ तथा साल के अंत में होने वाला आकलन है, यानी कि पाठ के अंत में या फिर साल के अंत में। ठीक है, कंटिन्यू सतत हो गया कि या तो पाठ के बाद आपने, यानी कि आपने कोई चैप्टर पढ़ाया उसके बाद आपने इवैल्यूएशन करा, या फिर आप साल के अंत में इवैल्यूएशन करते हैं। यह सीखने के लिए, यानी कि सीखने के लिए के बजाय सीखे गए का आकलन है, यानी कि सीखने के आकलन के बजाय जो आपने सीखा है उसका आकलन कर रहा है। 3rd कह रहा है यह रचनात्मक रूप से सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है, यानी कि रचनात्मक रूप से, क्रिएटिव रूप से प्रोवाइड करवाता है आपको अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, यह सीखे गए के बजाय सीखने के लिए का आकलन है, यानी कि यहाँ पर सीखे गए, जो आपने सीखा अभी तक, जितना भी आपने सीखा उसके बजाय जो सीखना है आगे आपकी जो लर्निंग है उसके लिए आकलन है। तो अब बताना है A और B सही है या फिर B और C सही है या फिर C और D सही है या A और D सही है। क्वेश्चन नंबर था आपका 1, क्वेश्चन नंबर है 1 और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 C और D, यानी कि रचनात्मक रूप से सीखने के लिए अवसर प्रदान कराता है, जहाँ पर आप कुछ रचनाएं करते हैं, कुछ क्रिएटिवनेस लाते हैं, और यहाँ पर जो आपने सीखा है उसके बजाय जो आप लर्निंग कर रहे हो, जो सीख रहे हो उसका आकलन करता है। तो C और D इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखती है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका CCE से रिलेटेड है। ठीक है, इवैल्यूएशन से रिलेटेड है। अब यहाँ पर आपसे अर्थ पूछा गया है, यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि EVS में CCE का अर्थ क्या है। अकॉर्डिंग टू पर्यावरण अध्ययन के अनुसार आकलन का क्या मतलब है, CCE का क्या मतलब है, वो देखिए, वो बताते हैं। ऑप्शंस को देखते हैं। EVS में CCE का अर्थ है, क्वेश्चन नंबर है ये आपका 2, सतत एवं संचयी मूल्यांकन, संचयी एवं संज्ञानात्मक मूल्यांकन, व्यापक एवं संचयी मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। बताइए कौन सा आकलन है EVS के अकॉर्डिंग। तो आपको पता ही है CCE क्या होता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है। सतत हमेशा पहले आएगा, पीछे का वर्ड याद रखना है, व्यापक मूल्यांकन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसका पूरा अर्थ है। ठीक है, EVS में CCE का अर्थ क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। हमेशा याद रखना जो आपका सतत है, कंटिन्यू है,
इवैल्यूएशन क्या है, कंटिन्यू प्रोसेस है, तो सतत हमेशा पहले आएगा, उसके बाद है व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, समग्र मूल्यांकन, व्यापक एवं सतत एवं समग्र मूल्यांकन बोल सकते हो, या फिर आप इसको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भी बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द स्टेटमेंट या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईवीएस। ईवीएस के अनुसार इनमें से कौन सा उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव पूछा है, उद्देश्य पूछा है। तो हिंदी में देखते हैं एक बार क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर आएगा वो देखते हैं। क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर है आपका 3, निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं, यानी कि इनमें से कौन सा ईवीएस का उद्देश्य है। ठीक है, मेन उद्देश्य क्या है, पर्यावरण के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी, परिभाषाएं और विवरण प्रदान करना, यानी कि पर्यावरण अध्ययन क्यों बच्चों को पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चे पर्यावरण के बारे में एक प्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्रित कर सके, यानी कि ठीक है इसके लिए उसकी और उसके अलावा यहाँ पर बोला है परिभाषाओं को जान सकें, ठीक है, और विवरण प्रदान कर सकें, मौजूद पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। क्या कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है बच्चों को पढ़ाने का, कि जो भी इन्वायरमेंट में मुद्दे हैं, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए संवेदनशील विकसित करना है बच्चों के अंदर। थर्ड ऑप्शन कह रहा है परिवेश से अंतःक्रिया करके स्वयं ज्ञान अर्जन करने की स्थिति बनाना, यानी कि परिवेश यानी कि नेचर इन्वायरमेंट में बच्चा अंतःक्रिया करेगा, अपने परिवेश से अपने इन्वायरमेंट के साथ वो कॉर्पोरेट करेगा, और जो भी और क्या करेगा, जब कॉर्पोरेट करेगा, अंतःक्रिया करेगा, तो ज्ञान अर्जन करने की स्थिति पैदा होती है। नेक्स्ट है डी ऑप्शन है पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने की कुशलता इससे विकसित होती है, कि अगर आप बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ा रहे हो तो इससे बच्चा क्या है कि जो नेचर के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है बच्चा उसको दूर करने की कुशलता उसके अंदर डेवलप्ड होगी। तो ऑप्शन में है ए और बी सही है, या फिर आपका बी और सी सही है, या फिर आपका बी सी और डी सही है, या फिर आपका ए बी और डी सही है, कौन सा सही है वो बताना है। तो ऑब्जेक्टिव पूछा है, उद्देश्य पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 में, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 3, आपका बी सही है, सी सही है और डी सही है। मेन बच्चों को पर्यावरण अध्ययन ईवीएस पढ़ाने का मेन उद्देश्य क्या है कि बच्चा क्या है इन्वायरमेंट में जो मौजूद प्रॉब्लम है उसको उसके प्रति संवेदनशील हो, ठीक है, उसके प्रति क्या हो, सेंसिटिविटी उसके अंदर आए। ठीक है, परिवेश यानी कि इन्वायरमेंट में जब बच्चा कॉपरेट करेगा, अंतःक्रिया करेगा, तो वो खुद से ज्ञान अर्जन करेगा, खुद से ज्ञान को अर्जित करेगा। और डी था पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने की, यानी कि जो इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम्स हैं, पानी की समस्या और बाकी समस्या, उसके अंदर बच्चा अपने आप ही कुशलताएं विकसित करेगा, डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 3 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है इन ईवीएस एंड इन्वायरमेंट एज अ कॉन्सेप्ट इज मींट टू इंक्लूड, यानी कि पर्यावरण अध्ययन में संप्रत्यय के रूप में पर्यावरण सम्मिलित करता है, यानी कि आपसे पूछा गया है ईवीएस के अंदर इन्वायरमेंट जो है, जो पर्यावरण अध्ययन है, इसका जो कॉन्सेप्ट डाला हुआ है उसमें पर्यावरण में क्या चीज़ें सम्मिलित है, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट किन चीज़ों से मिलकर के बना है। भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण इंक्लूड है, फिजिकल इन्वायरमेंट और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड है। जैविक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, यानी कि बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी है, फिजिकल इन्वायरमेंट भी है, सोशल कल्चर इन्वायरमेंट भी है। भौतिक पर्यावरण है, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण है, ठीक है, फिजिकल इन्वायरमेंट एंड सोशल कल्चर इन्वायरमेंट है, या फिर आपका बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, यानी कि आपका जैविक पर्यावरण है, लाइफ प्रोसेस है, यानी कि जीवन प्रक्रम है, जीवन चक्र है, सिस्टम्स है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ तंत्र हैं, सोशल कल्चर इन्वायरमेंट है। तो हमारे ईवीएस के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो कौन कौन से हैं, या नेचर के अंदर कौन से इंक्लूड हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट, सोशल कल्चर इन्वायरमेंट। ठीक है,
ये तीनों इन्वायरमेंट, ये तीनों चारों इन्वायरमेंट हमारे ईवीएस एंड इन्वायरमेंट एज अ कॉन्सेप्ट इज मेंट टू इंक्लूड। इन्वायरमेंट को जो एज अ कंसेप्ट हमने लिया हुआ है, पर्यावरण एक संप्रत्यय के रूप में जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं कॉन्सेप्ट, उसके अंदर ये तीनों चारों चीज़ें इंक्लूड है, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट, सोशल कल्चर इन्वायरमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 2 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, वाइल वेटिंग फॉर द स्कूल बस इन द मॉर्निंग मोना वाज आस्किंग हर सन जयश फैक्ट्स एंड डेफिनेशन फॉर द ईवीएस टेस्ट। यानी कि एक स्कूल बस का इंतज़ार करते हुए सुबह एक मदर ने अपने बच्चे से पूछा कि फैक्ट्स और डेफिनेशन ईवीएस उसका टेस्ट होने वाला है आज, तो उसमें से उसको बताना है बैरियर्स ऑफ लर्निंग कि जब हम फैक्ट्स एंड डेफिनेशन ऑफ ईवीएस पढ़ते हैं तो क्या क्या बैरियर्स आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम आई उस समय। तो देखते हैं हिंदी में इस क्वेश्चन को क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर है ये 5, क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 5 है। सुबह स्कूल बस का इंतजार करते समय मोना अपने बेटे जयेश को आज आयोजित होने वाले पर्यावरण अध्ययन परीक्षा के लिए तथ्य और परिभाषाएं पूछ रही है। अब इनमें से कौन से कथन जयेश के सीखने में सबसे बड़ी बाधाएं हैं? इन चारों कथनों में से कौन से सबसे बड़े बैरियर्स हैं, बाधाएं हैं? ऐसा करके मोना जयेश की सहायता कर रही है, यानी कि अगर वेटिंग के टाइम पर उसने ऐसा सवाल वो अपने बच्चे से पूछ रही है तो वो क्या कर रही है, उसकी सहायता कर रही है, क्योंकि दोहराने से जयेश तथ्यों और परिभाषाओं को अच्छी तरीके से याद करेगा। ठीक है, ऐसा करके मोना जयेश की सहायता कर रही है क्योंकि तथ्यों और परिभाषाओं को सुबह के समय अच्छी तरीके से याद किया जा सकता है। ऐसा करके मोना प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण कर रही है। ऐसा करके मोना प्रक्रिया कौशल विकसित कर रही है। तो क्या कर रही है, यानी कि जब उसने अपने बच्चे से कॉन्सेप्ट्स के बारे में सवाल पूछा है तो उसमें से वो क्या चीज़ों को, यानी कि इन चारों में से कौन सा बाधाएं उत्पन्न करेगा बच्चे के माइंड में, बच्चे की लर्निंग में कौन सा बाधाएं उत्पन्न करेगा? ए, बी और सी, बी, सी और डी, सी और डी, या फिर ए और बी, कौन सा बाधाएं उत्पन्न करेगा, ये सवाल है। तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए और बी। ए और बी इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि ये कह रहा है कि ऐसा करके मोना जयेश की सहायता कर रही है, याद करेगा। भाई याद करेगे वाली चीज़ तो बाधाएं हैं, याद नहीं करवाना है। कॉन्सेप्ट्स को बच्चों को क्या कराना है, उसके डे टू डे लाइफ के साथ इंक्लूड करके इस तरीके से पढ़ाना है ताकि बच्चा उसको रोट मेमोराइजेशन ना करे। ठीक है, रोट मेमोराइजेशन को हतोत्साहित करना है, प्रोत्साहित नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर 4 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आता है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, पौधों के संदर्भ में सही विकल्प की पहचान कीजिए। पौधों के संदर्भ में, प्लांट्स के बारे में आइडेंटिफाई करना है करेक्ट ऑप्शंस कि प्लांट्स के लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शंस हैं। पौधे भू संरक्षण को रोकते हैं। पौधे क्या करते हैं? भू संरक्षण को रोकते हैं। मृत एवं सूखी पत्तियां उर्वरक एवं कीटनाशक बनने के लिए प्रयुक्त होती है। पशु पौधों को आश्रय प्रदान करते हैं। पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिनमें से कुछ खाए जा सकते हैं। तो क्या होगा सही जवाब? ए और बी, बी और सी, सी और डी, या फिर ए और डी? पौधों के संदर्भ में सही बताना है। प्लांट्स के कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सा सही है वो बताना है। बताइए कौन सा सही होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ए और डी। पौधे भू संरक्षण को रोकते हैं, बिल्कुल सही है। पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिनमें से कुछ खाए जा सकते हैं। ठीक है, प्लांट्स प्रोवाइड अस सीड्स सम ऑफ विच कैन बी ईटन, कुछ पौधे जो हैं वो हमें बीज भी प्रदान करते हैं जिनको आप खा सकते हो। और पौधे जो हैं वो क्या करते हैं? भू संरक्षण को रोकते हैं। भू संरक्षण को क्या करते हैं? रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर डी के आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ए और डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 भी है आपका प्लांट से। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर रोल्स ऑफ मेंशन्ड बिलो, द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट इज। ठीक है, अब बताना है यहाँ पर कौन सा एप्रोप्रिएट है। क्या सवाल है आपका?
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पौधों के भागों तथा उनके कार्यों यानी कि उनकी भूमिकाओं को नीचे बताया गया है, सबसे उपयुक्त कथन बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 पौधों के कुछ भागों के बारे में और उनकी भूमिकाएं उनके कार्यों के बारे में बताना है। जड़ पौधों को पत्ती से जोड़ती है यानी कि जो जड़ होती है वो पौधों को पत्तियों से जोड़ती है। फल प्रांगण में सहायता करते हैं, जो फल होते हैं वो किसमें सहायता करते हैं, प्रांगण में सहायता करते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, क्या करते हैं, प्रांगण में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है फूल पौधों के प्रजनन अंग होते हैं, जो फूल हैं वो पौधों के प्रजनन अंग हैं। या फिर पत्ते पौधों के ऊपरी भाग को सहारा देते हैं, जो पत्ते होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, जो पत्ते होते हैं, जो लीव्स होते हैं वो सपोर्ट करते हैं ऊपर के प्लांट्स को। तो क्या सही है, इसमें से क्वेश्चन नंबर 7 में से कौन सा सही है, आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। फूल पौधों के प्रजनन अंग होते हैं, जो क्या होते हैं, आपके फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्लांट्स के प्रजनन अंग होते हैं, पौधों के प्रजनन अंग होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर 3 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी हैं जिनमें आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 ईवीएस टेक्स्ट बुक इज, ईवीएस की पाठ्य पुस्तक उद्देशित है यानी कि जो आपकी पर्यावरण अध्ययन की जो पुस्तक है, ठीक है, जो पुस्तकें हैं वो उद्देश्य है, उनका क्या उद्देश्य है, ईवीएस की बुकों का क्या उद्देश्य है, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, टीचर सेंटर्ड होनी चाहिए, सब्जेक्ट सेंटर्ड होनी चाहिए, कम्युनिटी सेंटर्ड होनी चाहिए। यानी कि जो बुक है ईवीएस की, जो कॉन्सेप्ट है ईवीएस के, जो कॉन्सेप्ट की बुक्स है वो किसको ध्यान में रख करके बनाने चाहिए, बच्चों को ध्यान में रख के यानी कि बाल केंद्रित होने चाहिए, टीचर को केंद्रित करके यानी कि शिक्षक के अनुसार होनी चाहिए, जो बच्चों को हमें सब्जेक्ट्स हैं उनके अनुसार होनी चाहिए, या फिर समुदाय के सदस्यों के अनुसार होनी चाहिए। ओनली ए और सी, ए एंड बी या ए एंड डी किसके आधार पर होनी चाहिए, तो ए एंड डी इज अ करेक्ट आंसर। चाइल्ड सेंटर्ड और कम्युनिटी सेंटर्ड होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड और कम्युनिटी सेंटर्ड। ठीक है, ए और डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का ए और डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ए और डी हो जाएगा कि जो ईवीएस की टेक्स्ट बुक है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए और कम्युनिटी सेंटर्ड होनी चाहिए। ठीक है, बाल केंद्रित और समुदाय केंद्रित होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भोजन पढ़ाते हुए रुक्मणी ने विद्यार्थियों को एक लोकप्रिय भोजन चार्ट दिखलाया। यानी कि क्लास 4th की बात हो रही है, क्लास 4th में फूड्स के कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय उसकी टीचर ने, क्लास टीचर ने बच्चों को जो फेमस फूड्स हैं उसका चार्ट दिखाया। ठीक है, पॉपुलर फूड्स का चार्ट दिखाया। उसने विद्यार्थियों से इसके स्वभाव का यानी कि उसका जो स्वाद है, उसका जो टेस्ट है उसका वर्णन करने तथा चार्ट में प्रयोग की गई सामग्री का अनुमान लगाने को कहा। यानी कि उसने पिक्चर दिखाई है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स की। अब वो बच्चे को कह रहे हैं कि आप अंदाज़ा लगाओ, आप अनुमान लगाओ, ठीक है, आप अजम्पशंस लगाओ इसके टेस्ट के बारे में और इसकी सामग्रियों के बारे में कि इस खाने को बनाने में कौन कौन सी सामग्री का उपयोग किया गया होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब हमने ये एक्टिविटी कराई है, इस एक्टिविटी को कराने का निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रक्रिया कौशल को विकसित करने में सहायता मिल रही है। क्वेश्चन नंबर है 9। ठीक है, तो ऐसी ये जो एक्टिविटी कराई गई है इसका क्या विकसित कर रहे हो बच्चों के अंदर, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, इससे बच्चों का सैद्धांतिक कौशल हो रहा है, प्रायोगिक कौशल हो रहा है, अवलोकन कौशल हो रहा है, व्याख्या करने का कौशल हो रहा है। बच्चा ऑब्जर्वेशन स्किल्स की डेवलप्ड हो रही है बच्चे के अंदर प्रैक्टिकल डेवलपमेंट हो रहा है, प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप्ड हो रही हैं, थियोरिकल स्किल्स डेवलप हो रहे हैं। सैद्धांतिक कौशल होता है, थियोरिकल स्किल्स डेवलप हो रही है, व्याख्या करने का कौशल डेवलप्ड हो रहा है, स्किल्स ऑफ डिस्क्राइबिंग हो रहा है। तो कौन सा कौशल डिस्क्राइब हो रहा है, इसमें हो रहा है बच्चे का ऑब्जर्वेशन स्किल्स। ठीक है, अवलोकन कौशल, ऑब्जर्वेशन स्किल्स डेवलप्ड हो रही है इस वाली एक्टिविटी को कराने पर। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आती है बारी क्वेश्चन नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10,
प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, द स्किल्स डेवलप्ड बाय स्टूडेंट्स व्हेन दे कंडक्ट द एक्टिविटी गिवन इन द टॉपिक व्हाट। जब विद्यार्थी विषय क्या तैरता है, क्या डूब जाता है में दिए गए, ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब विद्यार्थी एक विषय है कि क्या तो पानी में तैरता है और क्या पानी के अंदर डूब जाता है में दिए गए क्रियाकलाप को संचालित करते हैं, यानी कि ऐसी एक्टिविटी को करते हैं, तब उनमें जिन कौशल का विकास हो रहा है वो क्या है। एक एक्टिविटी कराई जा रही है जिसमें आपको बताना है, बच्चों को एक्टिविटी करा रही है कि कौन सी चीज़ डूब जाती है और कौन सी तैरती है। इस वाली एक्टिविटी को कराने के बाद आप कौन से स्किल्स बच्चों के डेवलप्ड कर रहे हो। प्रेक्षण, खोज, चर्चा करना, यानी कि ऑब्जर्वेशन विधि, डिस्कर्विंग विधि, डिस्कशन मेथड, ठीक है। साक्षात्कार करना, प्रश्न करना, सहयोग, ठीक है। इंटरव्यूइंग करा रहे हो, क्वेश्चनिंग हो रही है, कोऑपरेटिंग हो रही है, प्रेक्षण हो रहा है, अभिलेखन हो रहा है, विश्लेषण हो रहा है, यानी कि बच्चा अवलोकन करेगा, अवलोकन के बाद उसको रिकॉर्डिंग कर रहा है अपने माइंड में, और माइंड में रिकॉर्ड करने के बाद उसको एनालिसिस करेगा, उसका विश्लेषण करेगा। लास्ट है एक्सप्लेनेशन, यानी कि बच्चा व्याख्यान करेगा, यहाँ पर व्याख्या करेगा उस एक्टिविटी को, उसके बाद डिस्कस करेगा अपने बाकी साथियों के साथ, चर्चा करेगा, कंसर्न करेगा, यानी कि न्याय करेगा, और जस्टिस करेगा, यानी कि समानता से संबंधित करेगा। तो क्या होगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा आंसर, इसमें होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ऐसी एक्टिविटी से बच्चा पहले ऑब्जर्वेशन करेगा, यानी कि अवलोकन करेगा। जब बच्चा अवलोकन करेगा तो कहीं ना कहीं वो उसके माइंड में रिकॉर्डिंग होगी, उसके माइंड में क्या होगी, रिकॉर्डिंग होगी। रिकॉर्डिंग के बाद उसको फिर वो विश्लेषण करेगा, उसको एनालिसिस करेगा कि अच्छा ये एक्टिविटी हुई है, इसमें ये हुआ, तो उसका वो विश्लेषण करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग कर रहे हो सीटेट की प्रिपरेशन, तो अभी अगर मैं आपको क्लास में कोई टॉपिक करा रही हूँ तो वो पहले ऑब्जर्वेशन करते हो, आप उसका अवलोकन करते हो, उसके बाद वो आपके माइंड में रिकॉर्ड होता है, और जो रिकॉर्ड हुआ उसको आप फिर क्या करते हो, विश्लेषण करते हो, और विश्लेषण के बाद हम उसका संश्लेषण करते हैं, यानी कि क्वेश्चंस के माध्यम से हम ये देखते हैं कि अच्छा आज हमने ये जो टॉपिक किया है इसमें हमने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर 3 के साथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में बात हो रही है किस चीज की, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11, राधा EVS की अध्यापिका दिवाली पर अपने घर पूड़ी बना रही थी। उसकी बेटी गीता को यह आश्चर्य हुआ कि पूड़ी तलने पर फूली क्यों। राधा को एक शिक्षक होने के नाते क्या करना चाहिए। कह रही है राधा EVS की अध्यापिका है, दिवाली पर अपने घर पर पूड़ी बना रही थी उसकी बेटी, ठीक है। उसकी बेटी गीता को यह आश्चर्य हुआ, जो उसकी बेटी है जब वो पूड़ी बना रही थी उसकी बेटी को आश्चर्य हुआ कि ये जो पूड़ी है वो तलने पर फूल क्यों रही है। तो एज अ टीचर राधा को एक टीचर होने के नाते क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं कि टीचर होने के नाते राधा को क्या करना चाहिए। ऑप्शन में है उसे कहे कि पानी के अणु भाप में बदल जाते हैं और इस तरह से बनी भाप के कारण पूरी फूल जाती है, ठीक है। उससे कहे कि पानी के अणु जो है वो भाप में बदलते हैं और इसी तरह से वो जो बनी है भाप उसके कारण पूरी फूलती है। अपनी बेटी से कहेगी कि इस तरह की अन्य फूलने वाले खाने की वस्तुएं जैसे चपाती के बारे में सोचने को कहे और इसका कारण खोजने को कहे, यानी कि उसने एक सवाल किया कि पूरी फूलती क्यों है, और आप उसके एक सवाल के साथ एक और सवाल जोड़ दोगे कि आप अनुमान लगाओ कि चपाती यानी कि जब हम रोटी बनाते हैं तो वो क्यों फूलती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन, क्या कह रहा है, उससे इसका कारण सोचने और यह समझने को कहें कि तेल में तलने पर पूरी क्यों फूल जाती है, या फिर उसे यह दिखाएं कि चावल पकने के दौरान चावल के बर्तन को ढकने वाली थाली भी ऊपर उठती है और उससे उसके ऊपर उठने का कारण पूछें। तो भाई क्या करोगे, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है। ए और बी सही है, बी और सी सही है, सी और डी सही है, या फिर बी और डी सही है।
क्या करेंगे भाई, हम करेंगे बी और डी, ऑप्शन नंबर बी और डी सही है। डी ऑप्शन सही है, चावल वाला ऑप्शन कर सकते हैं हम, वो जो टीचर है वो ये कर सकती है। और उससे कहेंगे कि इस तरीके की अन्य फूलने वाली जो चीज़ें हैं जैसे चपाती, उसको सोचने के लिए कहेंगे कि क्यों हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। अब आप एक टीचर होने के नाते क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 करेंगे, ए और डी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कक्षा 4 के पाठ बदलते समय में विद्यार्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने दादा दादी से संवाद करें और उनसे उनके बाल्यकाल के विषय में जानें। यह उपागम निर्भर है। क्या कर रहा है, क्लास फोर्थ में चेंजिंग टाइम्स, यानी कि जब टाइम बदलता है, समय बदलता है, ऐसे ऐसे जो विद्यार्थी से यह अपेक्षा की जाए, बदलते समय चेंजिंग टाइम में विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाए कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स से वार्तालाप करें, ग्रैंड पेरेंट्स से, ठीक है, संवाद करें कि उनसे उनके बाल्यकाल के बारे में पूछे, उनके चाइल्डहुड पीरियड के बारे में पूछे कि उनके चाइल्डहुड पीरियड में क्या क्या होता था, कैसे वो टाइम स्पेंड करते थे, पहले क्या चीज़ें थी और अब टाइम कैसे चेंज हुआ। तो यह उपागम किस चीज़ पर निर्भर है, दिस अप्रोच रिलीज्ड ऑन, किससे निर्भर करती है, इतिहास पर, हिस्ट्री पर, पुरातत्व पर, लिखित अभिलेखों पर, मौखिक इतिहास पर। क्वेश्चन नंबर 12 किसके ऊपर निर्भर करेगी भाई, ये करेगी ओरल हिस्ट्री, ठीक है, ओरल हिस्ट्री, मौखिक इतिहास पर, कि जब वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करेगा तो वो मौखिक रूप में हिस्ट्री के बारे में, अपने पुराने टाइम के बारे में बच्चों को बताएंगे कि ये ओरल हिस्ट्री कहलाएगी, मौखिक इतिहास कहलाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप बनने वाले हो टीचर, ठीक है, आप क्लास में कोई कॉन्सेप्ट करा रहे हो, बच्चा आपसे पूछेगा कि मैम पहले क्या होता था, तो यानी कि आप बच्चे को ओरल रूप में, ठीक है, ओरल रूप में, मौखिक रूप में पहले के टाइम के बारे में चीज़ें बताओगे। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, इसका सही आंसर होगा मौखिक इतिहास पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, कैंप में शाम के दौरान नाइमा अपने विद्यार्थियों से उनके कमरे साफ करने के लिए झाड़ू लगाने को कहती है। मणि कहता है मेरी दादी कहती है अगर हम सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाएं तो हम गरीब हो जाएंगे। नाइमा को क्या करना चाहिए, यानी कि एक कैंप लगा, उसमें कैंप के दौरान टीचर ने बच्चों को बोला, या नाइमा अपने विद्यार्थी यानी कि टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को कहा कि अपने कमरे को साफ करें और झाड़ू लगाएं कमरों में। तो मणि कहता है, मणि नाम का जो बच्चा है वो कहता है कि उसकी दादी कहती है, उसकी ग्रैंड मदर कहती है कि सूर्यास्त होने के बाद, ठीक है, जब सनसेट हो जाता है उसके बाद अगर हम झाड़ू लगाते हैं तो हम गरीब हो जाएंगे। अब नाइमा को क्या करना चाहिए, ये जो उसने बात कही है, अब इस बात को सुनने के बाद उस टीचर को क्या करना चाहिए। मणि से कहे कि अगर हम शाम को घर में झाड़ू लगाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये कहेंगे। मणि से कहें कि जहाँ हम रहते हैं उस जगह को साफ रखना चाहिए, इसलिए झाड़ू लगाना चाहिए, ये कहेंगे हम, ठीक है। आपको क्या करना है, मणि से पूछें, मणि यानी कि उस बच्चे से पूछें कि क्या उसने यह देखने के लिए कि अगर सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाया जाए तो क्या होता है, कभी झाड़ू लगाई है। मणि से कहें कि वह झाड़ू लगाकर इस बात की जांच करे कि ऐसा करके क्या वह गरीब हो जाता है। तो एक टीचर कौन सा जो एग्जाम्पल है उसको फाइंड आउट करेगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। टीचर क्या करे, मणि से पूछे कि क्या आप एक काम करो, झाड़ू लगाओ, आप इस बात को प्रूव करो, ठीक है, कि झाड़ू अगर सूर्यास्त के सनसेट के बाद अगर हम झाड़ू लगाते हैं तो हम गरीब हो जाते हैं, तो आप झाड़ू लगाओ और इस बात की जांच करें कि ऐसा करा, अगर उसने झाड़ू लगाई है तो क्या वो गरीब हो जाता है। ये वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर, टीचर यही करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रिया में समग्र भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। स्टूडेंट आर इनकरेज टू एक्टिवली इंगेज इन द लर्निंग प्रोसेस, एक्टिवली क्या करे, वो पार्टिसिपेट करे।
जिससे उनमें प्रक्रिया कौशल का विकास होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल स्किल्स का, प्रक्रिया कौशल का विकास होगा, डेवलप्ड होगा, जो उन्हें जीवन में मदद करेगी। ऐसा विचार निर्भर करता है विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रिया में, लर्निंग प्रोसेस में इनकरेज करें एक्टिवली इंगेज होने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ये जो है, ये जो प्रोसेस है, ये जीवन में कैसी मदद करेगा, और ये ऐसा विचार निर्भर करता है कौन से अप्रोच पर, खोज उपागम पर, डिस्कवरी अप्रोच पर, अन्वेषण विधि पर, इंक्वायरी मेथड पर, संप्रत्यात्मक उपागम पर, कंसेप्चुअलिटी वाले अप्रोच पर, अनुभवात्मक अधिगम पर, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली लर्निंग पर। तो कौन से उपागम पर ऐसा विचार निर्भर करता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 ये जाएगा आपका अनुभवात्मक अधिगम पर, एक्सपेरिमेंटली लर्निंग, ठीक है। अनुभव, जहाँ पर बच्चा अपने अनुभवों को एक्सप्लेन करेगा, अनुभव भी क्या करेंगे, लर्निंग का एक पार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा। जो भी हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, चाहे बैड एक्सपीरियंस रहे हैं किसी चीज़ के या आपके गुड एक्सपीरियंस रहे, वो कहीं ना कहीं आपको लर्निंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है वाइल ऑन अ विजिट जू, यानी कि जू में गए हैं स्टूडेंट वेयर ऑब्जर्विंग रैबिट्स, उन्होंने खरगोश को क्या किया है, ऑब्जर्व किया है, अवलोकन किया। किरण आज द टीचर, एक बच्ची है जो अपनी टीचर से बोलती है विच इज द रैबिट हु रैन इन द रेस विद द टोटोइज, ठीक है। और वेयर इज द टोटोइज। अब यहाँ पर जो किरण का क्वेश्चन है वो क्या एक्सप्लेन करता है, हिंदी में देखिए इस क्वेश्चन को। हिंदी में क्या रहा है, चिड़ियाघर की सैर, जू में गए हैं तो चिड़ियाघर की सैर के दौरान विद्यार्थी खरगोश देख रहे हैं। अब उसमें से एक बच्ची है किरण, उसने अपनी टीचर से पूछा कि वह खरगोश कौन सा है जिसने कछुए के साथ दौड़ लगाई थी। भाई कछुए और खरगोश की जो कहानी है उस कहानी को उसने पढ़ा होगा, और जब बच्चे कछुआ और खरगोश की कहानी उसने पढ़ी तो उसने सवाल किया इस जू में खरगोश को देख के कि उन इनमें से ऐसा कौन सा खरगोश है जिसने कछुए के साथ दौड़ लगाई थी, और अब वो कछुआ कहाँ है। किरण के प्रश्न पर्यावरण अध्ययन अधिगम के किन उद्देश्यों को इंगित करते हैं, यानी कि जो किरण ने प्रश्न पूछा वो इन्वायरमेंट में लर्निंग के कौन से उद्देश्यों को इंगित करते हैं। बच्चों को अन्वेषणात्मक गतिविधियों से जोड़ना, बच्चों को सृजनात्मकता का पोषण करना, परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास, वन्य जीवों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। कौन सा होगा सही जवाब, कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट आंसर। बच्चों को अन्वेषणात्मक गतिविधियों से जोड़ना, ठीक है। क्या करना, बच्चा को एक्सप्लोर कर रहा है, अन्वेषण करेगा। बच्चे क्या है, ऐसी एक्टिविटीज करा रहे हैं जिसमें बच्चा क्या करेगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा और क्या करेगा, एक्सप्लोर करेगा, ठीक है, एक्सप्लोर करेगा ऐसे। तो ये है कि बच्चों को और ऐसी एक्टिविटी क्या कर रहा है, बच्चे यहाँ पर कुछ न्यू एक्टिविटीज को एक्सप्लोर कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16। खमीरीकरण एक परिवर्तन की क्रिया है, कौन से परिवर्तन की प्रक्रिया है खमीरीकरण? खमीरीकरण एक परिवर्तन की क्रिया है, कौन से? शक्कर को अल्कोहल में बदलना, शक्कर को शुगर को किस में बदलना, अल्कोहल में बदलना। खमीर यीस्ट को अल्कोहल में बदलना, यीस्ट को अल्कोहल में बदलना। खमीरीकरण एक परिवर्तन की क्रिया है, कौन से? शक्कर को CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया है खमीरीकरण। शुगर इंटू 002 CO2, ठीक है भाई, ये है CO2। खमीर यानी कि यीस्ट को CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने की, यीस्ट को CO2 में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो खमीरीकरण एक परिवर्तन की क्रिया है, कौन से परिवर्तन की क्रिया है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, शक्कर को अल्कोहल में बदलना, ठीक है, शुगर इनटू अल्कोहल। शुगर किस में चेंज होगी, अल्कोहल में चेंज होगी, ठीक है। खमीरीकरण एक परिवर्तन की क्रिया है किसके, शक्कर को अल्कोहल में बदलने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, देखिए, आपका घर X पर स्थित है और बुक शॉप Y पर स्थित है। आपका घर यहाँ है और बुक शॉप है Y पर।
यद्यपि आपका घर बाजार के ठीक सामने है, बीच में व्यस्त राजमार्ग जिस पर रोधक लगे हैं के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर जाएंगे, फिर ठीक पश्चिम में 50 मीटर लंबा जेब्रा क्रॉसिंग पार करेंगे और अंत में ठीक दक्षिण में 150 मीटर दूरी तय करके वाई स्थान पर जो बुक शॉप है उस पर पहुंचते हैं। तो वाई पर वो जो बुक शॉप है वो एक्स के यानी कि उसके घर की कौन सी दिशा में आएगा? उत्तर पूर्व में आएगा, उत्तर पश्चिम में आएगा, दक्षिण पूर्व में आएगा, दक्षिण पश्चिम में आएगा, कौन से में आएगा बताएं? इसका सही आंसर क्या होगा? आपका घर है एक्स पर, आपको जाना है वाई पर। अब एक्स से वाई पर आने के लिए यहाँ पर बता दिया कि पहले उत्तर में जाएगा, ठीक है, पहले किस में जाएगा? उत्तर में जाएगा, उसके बाद वो फिर दक्षिण में पश्चिम में जाएगा, पश्चिम में जेब्रा क्रॉसिंग को पार करेगा और फिर दक्षिण में जाएगा 150 मीटर। तो वाई जो बुक शॉप है वो उसके घर से क्या कौन सी दूरी पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व, ठीक है, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर 1 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है फ्री प्ले इज वेयर चिल्ड्रन, स्वच्छंद खेल होते हैं जहां बच्चे, स्वच्छंद खेल फ्री प्ले, बच्चा अपनी मर्जी से खेल सकता है, ठीक है। तो ऐसा खेल कहाँ होता है, कब होता है? जहां पर बच्चे क्या करते हैं? जहां बच्चे बाहरी अथवा भीतरी क्रियाकलाप कर सकते हैं, खेल के नियमों का पालन करते हैं, वयस्कों द्वारा सलाह देने पर लिंग विशिष्ट खेल खेलते हैं, विशिष्ट क्रियाकलाप आयोजित करते हैं। स्वच्छंद खेल फ्री प्ले बच्चा जो है वो कहाँ पर खेल सकता है? इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज़ में, ठीक है। बच्चा गेम्स के रूल्स को फॉलो करेगा तब जब बच्चा क्या करेगा? अडल्ट्स के बताए हुए जो लिंग हैं, गर्ल्स को ये गेम खेलने हैं, बॉयज़ को ये खेलने हैं, उसके अनुसार और विशिष्ट क्रियाकलाप आयोजित करके ऑर्गेनाइज करके स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को, यहाँ पर स्वच्छंद खेल होते हैं जहाँ पर बच्चे बाहरी अथवा भीतरी क्रियाकलाप कर सकते हैं, जहाँ पर इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज़ दोनों बच्चा कर सकता है, वहाँ पर स्वच्छंद खेल है, फ्री प्ले है, बच्चे को जोन सा गेम खेलना है वो खेल सकता है, चाहे घर के अंदर या फिर घर के बाहर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है? कि इनमें से कौन सा एक है जिसकी अनुपस्थिति होने पे, जिसके एब्सेंस में जो बीज हैं, जो सीड्स हैं वो अंकुरित हो सकते हैं? सूर्य के प्रकाश में यानी कि सनलाइट नहीं होगी तब भी क्या है? बीजों का अंकुरण हो सकता है। वायु के बिना, एयर के बिना, ठीक है, नमी के बिना, मॉइस्चर के बिना, मध्यम ताप के बिना, ठीक है, मॉडरेट टेम्परेचर, किसके अनुपस्थिति में हो सकता है? यानी कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो उसके ना होने पर भी जो बीज है वो अंकुरित हो सकता है? तो वो क्या है भाई? सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट आप बच्चों को करा सकते हो। आप चने अंकुरण करा सकते हो, चने दालों का अंकुरण किया जा सकता है, तो चने का अंकुरित दाल करा के, तो यहाँ पर क्या है? सनलाइट की नीड नहीं है, एब्सेंस किसके एब्सेंस में भाई? सनलाइट की, ठीक है, सनलाइट के एब्सेंस में क्या है? सनलाइट ना होने पर भी बीज अंकुरित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर 1 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कोई व्यक्ति 5 सितंबर 2022 को नागरकोइल जाने के लिए भिवाड़ी रोड रेलवे स्टेशन पर एक एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुआ। यह ट्रेन 21:15 बजे भिवाड़ी रोड से चली तथा 7 सितंबर 2022 को 4:45 पर नागरकोइल पहुंची है। यदि इस समय के अंतराल में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी कितनी है? 1877 किलोमीटर है। तो ट्रेन की औसत चाल निकालनी है, ठीक है। क्या निकालनी है यहाँ पर बच्चे? ट्रेन की चाल निकालनी है, स्पीड निकालनी है, ठीक है। चाल निकालेंगे भाई, दूरी बटा समय, दूरी आपको बता रखी है, टाइम आपको बता रखा है, ठीक है, स्पीड निकाल दीजिए, चाल निकल जाएगी, ठीक है। आपको क्या क्या दे रखा है? आपको टाइम दे रखा है, ठीक है, टाइम दे रखा है, आपको डिस्टेंस दे रखा है, टाइम एंड डिस्टेंस आपके पास है, स्पीड निकाल दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है।
दूरी आपको स्पीड बता रखी है, ठीक है, कितने किलोमीटर है, कितना किलोमीटर चली है, 1877 किलोमीटर चली है। टाइम आपको बता रखा है, तो टाइम दे रखी है, डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड निकालनी है। तो इसको सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा आंसर करके इसका सही आंसर निकल जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को सिर्फ आंसर बताऊंगी, इस क्वेश्चन को सॉल्व आप करेंगे और आपसे नहीं होगा तो मैं आपको इसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करूंगी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे बिना भी आपको आने चाहिए, ये उनमें से एक क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 59 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 59.9 किलोमीटर पर आवर। कैसे निकला यह आपको सॉल्व करना है, नहीं आता मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है, उंगलियों से छूकर महसूस करके पढ़ने की क्रिया का प्रयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जो, कौन सी, रीडिंग बाय टचिंग छूकर पढ़ना, ठीक है, वाला जो है, पीपल ही आर अनेबल टू, कौन से, उन लोगों द्वारा किया जाता है जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, छू नहीं सकते या देख नहीं सकते, ठीक है। बताएं भाई, ये आपका एक तरीके से ब्रेल लिपि हो गया, सीडीपी का क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। लर्निंग डिसेबिलिटीज में से क्वेश्चन है कि जो लोग छूकर महसूस करने वाली प्रक्रिया का उपयोग कर रहे हैं, छूकर के चीजों को पढ़ रहे हैं, वो कौन से लोग हैं जो देख नहीं सकते, ठीक है। ब्लाइंड लोग जो देख नहीं सकते वो छू करके चीजों को पढ़ते हैं, जैसे ब्रेल लिपि में होता है जो कि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है वो। ये भी आपका ब्रेल लिपि वाला ये जो क्वेश्चन है, ये ब्रेल लिपि से है और ये आपका ईवीएस की बुक्स में 3rd to 5th क्लास की बुक्स में डाला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ड्यू टू एवोपरेट इज स्लो व्हेन द एयर ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोला गया है, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन इज स्लो व्हेन द एयर ऑफ इवेपोरेशन बोला गया है। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ता है और वायुमंडलीय ताप उच्च होता है, बढ़ता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है, घटता है और वायुमंडलीय ताप उच्च होता है, घटता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है। कह रहा है वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया, वाष्पन के कारण कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन, ठीक है, उसके में बताना है वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, घटता है, वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल घटता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन नंबर जाएगा 4 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है, इनमें से एक को सिलेक्ट करना है, निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। संघ शासित मिजोरम और लक्षद्वीप, झारखंड और छत्तीसगढ़, लद्दाख और पांडुचेरी, जम्मू कश्मीर और नागालैंड। बताएं संघ शासित प्रदेश कौन से हैं, उनका युगम चुनना है। कौन सा है भाई, लद्दाख और पांडुचेरी, ठीक है। संघ शासित प्रदेश कौन से हैं, भारत के संघ शासित प्रदेश कौन से हैं, लद्दाख और पांडुचेरी, ठीक है, लद्दाख और पांडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कुछ क्वेश्चन हैं भाई जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सांस्कृतिक उत्सव में श्रुति ने महाराष्ट्र की एक पारंपरिक साड़ी पोशाक पहनी है जिसका नाम है, यहाँ पर बोल रहा है एक कल्चरल फेस्टिवल हुआ है और एक ट्रेडिशनल साड़ी पहनी है उसने, कहाँ की, महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल साड़ी कौन सी होती है, बनारसी साड़ी, नौवारी साड़ी, कलमकारी साड़ी, जामदानी साड़ी, ये कराया हुआ है आपको। और ये एक तरीके से आप न्यू क्वेश्चंस के रूप में ले सकते हैं, जो कि अभी आपका 2022 में जो पेपर हुआ सीटेट में ऑनलाइन वाला, उसमें कुछ न्यू क्वेश्चंस आए थे, तो ये क्वेश्चंस यहाँ से भी निकलता है। साड़ी वाला क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं। अब यहाँ पर बताना है कि एक कल्चरल फेस्टिवल में श्रुति ने महाराष्ट्र की एक पारंपरिक साड़ी पहनी है, वो कौन सी है। महाराष्ट्र की पारंपरिक साड़ी कौन सी होती है भाई, नौवारी, ठीक है, कौन सी होती है, नौवारी। याद रखना है महाराष्ट्र की पारंपरिक साड़ी का नाम कौन सा है, नौवारी, ठीक है, नौवारी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार भारत में विवाह की न्यूनतम आयु है। ये भी आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि बाल विवाह जो पहले बाल विवाह होता था, जो क्या होता था पहले बाल विवाह होता था, उसमें क्या किया 2006 में, उसका क्या किया गया था, 2006 में अधिनियम पारित किया गया और जिसके अंदर बोला गया कि अब भारत में विवाह की न्यूनतम आयु कितनी है। लड़कों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए भी 18 वर्ष, लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष, लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 21 वर्ष, लड़कियों के लिए 21 वर्ष और लड़कों के लिए 25 वर्ष। कि अब जो बताना है कि जो आपका एक्ट आया बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार जो पारित किया गया, अब उसमें बताना है मिनिमम एज ऑफ मैरिज क्या है, न्यूनतम आयु क्या है, विवाह की न्यूनतम आयु क्या है। तो क्या कर दी गई थी भाई, लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए 18 ईयर है और बॉयज के लिए 21 ईयर्स है। ठीक है, 18 साल की ऊपर की लड़कियों की शादी हो सकती है और 21 साल से ऊपर के लड़कों की शादी हो सकती है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है केरल की उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला जो प्रचलित है उसे क्या कहते हैं। केरल की उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला, ठीक है, साइंटिफिक बतानी है, वैज्ञानिक सैन्य कला जो प्रचलित है उसे क्या कहते हैं। विलियम मुडगेट, वेलाकाली, कलरीप्यूटी, कलरीप्यूटी, बताएं कौन सी है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। केरल की उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला जो प्रचलित है उसे क्या कहते हैं, कलरीप्यूटी। ठीक है, क्या कहते हैं, कलरीप्यूटी। न्यू क्वेश्चन है, ये भी न्यू क्वेश्चन में इसको मेंशन करके इसको लर्न करना है, इसको रिवीजन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, कक्षा 1 और 2 में पढ़ने वाली मधु, कक्षा 1 और 2 यानी कि कक्षा 3 है भाई, ये 1 और 2 नहीं है, आप 1 और 2 ना पढ़ें, इसको कक्षा नंबर 3 पढ़ें। ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गई थी, आप लोग मत होना। कक्षा 3 में पढ़ने वाली मधु अपने घर में लगे गुलाब और तुलसी के पौधों को पहचानती है। पौधों की पहचान में निम्नलिखित में से कौन सी प्रकरण शामिल है। यानी कि क्लास 3 में जो बच्ची है मधु, वो घर में लगे गुलाब के फूल और तुलसी के पौधों की को पहचानती है। तो पौधों की पहचान इनमें से कौन से प्रकरणशील शामिल है। अवलोकन, तुलना, अनुमान, निर्णय। अगर वो गुलाब के पौधे तुलसी के पौधों की पहचान कर पा रही है तो वो किसकी वजह से कर पा रही है, ए और बी के कारण, बी और सी के कारण, सी और डी के कारण, या फिर डी और ए के कारण। तो वो किसके आधार पर कर पा रही है, वो आंसर होगा इसका ए और बी, ए और बी, ऑब्जर्वेशन के कारण और तुलना के कारण। ठीक है, कंपैरिजन के कारण कि गुलाब का फूल ऐसा होता है, तुलसी का पौधा ऐसा होता है, और अवलोकन ऑब्जर्वेशन के कारण वो इनके बीच में क्या कर पा रही है, तुलना कर पा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में प्रकृति की सैर संचालित करने का उद्देश्य है। प्रकृति की सैर, ठीक है, कंडक्टिंग नेचर वॉक इज वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत पर विशेष बल देना और प्रकृति के साथ भावनात्मक संबंध का विकसित करना। ठीक है, भावनात्मक संबंध को क्या करना, विकसित करना। पेडागोजी से क्वेश्चन है, प्रकृति की एक आभासी यात्रा करना, एक पार्क में रेर करना, यानी कि एक पार्क में सैर करना और विद्यार्थियों की तंदुरुस्ती सुनिश्चित करना, विद्यार्थियों को बागवानी में व्यस्त रखना और एक रसोई बगीचा विकसित करना। बताएं भाई, ये आपका है, ये आपके हैं पेडागोजी के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत पर विशेष बल देना और प्रकृति के साथ भावनात्मक संबंध का विकास करना। किसका, भावनात्मक संबंध का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29।
क्वेश्चन नंबर 29 में है, रेजी कहती है कि वह अपने पिता की तरह ट्रक ड्राइवर नहीं बन सकती, उसे अपनी माँ की तरह घर बार संभालना है और बच्चों की देखभाल करनी है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि कक्षा में जेंडर संबंधी इस अवधारणा को संबोधित करने हेतु सर्वाधिक उपयोगी होगी। एक बच्ची है जो कहती है कि वो अपने फादर की तरह ट्रक ड्राइवर नहीं बन सकती, लेकिन वो अपनी मदर की तरह हाउस होल्ड बन सकती है और अपने बच्चों की देखभाल कर सकती है। तो कौन सी ऐसा मेथड है जिसके आधार पर आप कक्षा में जेंडर रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको क्या कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो। तो किसके आधार पर, समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन के आधार पर, चलचित्र प्रदर्शन यानी कि मूवी को दिखाना, रोल प्ले करवाना, या फिर गेम्स। भाई ग्रुप डिस्कशन के आधार पर हम इस वाला ये जो प्रॉब्लम है, या आप बोल सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम आई है इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप ये समझा सकते हो कि ऐसे नहीं है कि आप ट्रक ड्राइवर नहीं बन सकते हो या फिर आप केवल घर संभालने वाला अपनी मम्मी की तरह ही बनोगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप किसके आधार पर, ग्रुप डिस्कशन से सॉल्व कर सकते हो। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आपका ये। लास्ट क्वेश्चन है, वाइल टीचिंग ईवीएस टू प्राइमरी स्कूल्स, आप क्या है, आप कौन सी क्लास के बच्चों को आप प्राथमिक विद्यालय में, प्राइमरी स्कूल यानी कि क्लास 1 to 5 के बच्चों को आप पढ़ाना है। तो क्या कर रहे हैं कि यू हैपन टू कम अक्रॉस सर्टेन चिल्ड्रन हु लिव्स इन सिंगल पेरेंट्स फैमिली। क्या कह रहा है कि आपने अपनी क्लास में पाया कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं, कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो एकल अभिभावक परिवार में रहते हैं, सिंगल पेरेंट्स फैमिली, एकल अभिभावक परिवार में रहते हैं। तो व्हाट वुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू सच अ सिचुएशन, अब आपकी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इग्नोर दीज चिल्ड्रन एंड फोकस ऑन देम फैमिली एंड रिलेशनशिप्स, sympathize with these children and ask them to explain the term family, highlight difficulties faced by children in such families and focus on the topics, incorporate the context of such children and build a culture of empathy। क्या करना है, ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है कि आप इन बच्चों की अवहेलना करोगे और परिवार और संबंधों पर उनका ध्यान केंद्रित करोगे। ऑप्शन 2 में कह रहा है कि ऐसे बच्चों को आप सहानुभूति दर्शाएंगे और परिवार पद समझने के लिए उनको कहेंगे। ठीक है, थर्ड में कह रहा है कि आप क्या करेंगे, ऐसे चीज़ों का सामना करोगे और बच्चों को कठिनाइयों पर विशेष बल देने के विषय पर ध्यान केंद्रित करेंगे, या ऐसे बच्चों को सहानुभूति और संवर्धित करोगे। तो क्या करोगे आप सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे बच्चों का संदर्भ सम्मिलित करें और सहानुभूति की एक संस्कृति का निर्माण करें। इनकॉर्पोरेट टू द कॉन्सेप्ट्स द कंटेक्स्ट ऑफ सच चिल्ड्रन एंड बिल्ड अ कल्चर ऑफ एम्पैथी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। सो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 तक रखते हैं। 30 में से कितने सवाल आपके ईवीएस में सही गए वो मुझे बताएंगे कमेंट्स में। ठीक है, कमेंट्स में आप मुझे बताएं और होपफुली आपकी अब डेली क्लास होगी भाई, जो कि नहीं हो पा रही है। बीपीएससी वालों की भी अभी तक 2 ही क्लास हुई है, आगे होपफुली हो पाए क्लासेस, टाइम मैनेजमेंट हो पाए, अब कोई भी एक्स्ट्रा वर्क ना मेरे पास आ पाए। ठीक है, तो इसी आशा के साथ कि अब क्लासेस कंटिन्यू हो पाएँ। आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना भाई, शेयर कर देना अपने बाकी साथियों के साथ। आज की क्लास को, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस डेली क्लासेस अब हो, ये आप आशा करना कि अब कोई भी एक्स्ट्रा वर्क मेरे पास ना आ पाए। ईवीएस की आज क्लास हुई थी, अपने बाकी साथियों को शेयर कर देना। और बीपीएससी वालों की अभी तक 2 ही क्लास हुई हैं, होपफुली अब आगे कंटिन्यू रहे क्लासेस। ठीक है, इसके लिए आप भी दुआ करना और मेरी तरफ से आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर स्टूडेंट्स।